हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। और जैसा कि आज हम फिर से कनेक्ट हो चुके हैं आपके साथ अपने डे 2 में। ठीक है, ये 100 डेज का चैलेंज हमने ले रखा है। ठीक है, 100 डेज चैलेंज, 100 डेज सीरीज है आपके लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। ओके, यूजीसी दिसंबर 2024 जो है इसके लिए आपका कोर्स ओरिएंटेड है। कॉमर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है 100 डेज का। इसमें हम अपने पूरे 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, कल हमने डे 1 किया है, आज हम वहीं से पिकअप करेंगे जहाँ से कल हमने क्लास को डिसकंटिन्यू किया था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ हम जानकारी दे दें कि ये आपका कॉमर्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये यूट्यूब पे पूरा फ्री है। 100 डेज तक ये कंटिन्यूसली चलेगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट नए आए हैं जिनको ये 100 डेज का चैलेंज लेना है, वो जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर जाके आप क्लिक करें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, सो दैट कि जब क्लासेस आपकी लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए, या फिर हम कोई पीडीएफ वगैरह डाउन अपलोड करते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें उसे। ठीक है, एक और जानकारी कि अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है, थॉरो प्रिपरेशन करनी है, डिटेल नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना है उन्हें, और डाउट क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे, है ना, एग्जाम रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो डाउट सेशंस भी आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थॉरो प्रिपरेशन करनी है, पूरी स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है। ठीक, तो वो क्या है, इस बैच को खरीद लेंगे। अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट आप ये कोड लगा के अवेल कर सकते हैं, DEC24, दिसंबर 24 ये कोड है 10% डिस्काउंट लेने के लिए। तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ठीक है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे क्या है, ये डिस्काउंट वगैरह हटा दिए जाएंगे, और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आएगा ना, इसको रिमूव भी, इसके प्राइसेस भी हाइक हो सकते हैं बैच के, है ना, क्योंकि कम टाइम में प्रिपेयर करना इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसको क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा, तो जाके जल्दी से अभी ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपनी क्लास पे, जहाँ से हमने कल क्लासेस को हमने स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए कल हमने क्या क्या देखा है। कल हमने देखा है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप क्या क्या है, इसमें हमने देखा था एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा था हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें हमने देखी थी। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन है दो, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, इसके क्या क्या तत्व थे, क्या क्या फैक्टर्स थे, हमने डिस्कस कर लिया है कल। साथ ही साथ इस टाइप के साथ साथ हमने देखा था कि ये जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम स्कैन कैसे करते हैं। तो हमने देखा था कि टेक्निक्स ऑफ स्कैनिंग एंड एनालाइजिंग कौन कौन सी है। ठीक है, एनालाइज और स्कैन करने की हमारे पास टेक्निक कौन कौन सी है। आपका इसमें था बेस्ट एनालिसिस, क्वेस्ट एनालिसिस, 5 फोर्स मॉडल, है ना, 5 फोर्स मॉडल था आपका पॉटर का। देन आपका क्या था, इंडस्ट्री एनालिसिस था, और आपका स्वॉट एनालिसिस था। ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, जिनको देखना है, वो जाके बैक की क्लासेस देख लेंगे। ओके, अब चलिए हम आते हैं कि आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं हमारी, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग क्या क्या है हमारी कंट्री में, या क्या होती हैं ये, और देन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। ठीक, सबसे पहले तो हमको यही जानना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक, फिर उस सिस्टम के कंडीशन क्या क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है अभी, और फिर पॉलिसीज एंड प्लानिंग। अब देखिए सिस्टम क्या होता है कि एक एक जो मतलब एक जो कंट्री है उसमें प्रणाली कैसी चल रही है ना, आर्थिक प्रणाली कौन सी चलती है। तो आर्थिक प्रणालियां आपकी 3 टाइप की होती हैं। पहला है आपका कैपिटलिस्ट, दूसरा है आपका सोशलिस्ट, और तीसरा है मिक्स्ड। ये मिक्स्ड वाला ही जो है वो हमारे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है। मतलब हम यहाँ पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को लेके चलते हैं, है ना। पूंजीवादियों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी ही जो अल्टीमेट जो सोर्स है, बिजनेस से ही हमारा क्या है, पूंजीवादी कौन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, है ना, व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय से ही हमारा क्या है, कंट्री ग्रो करेगा ऑब्वियसली, है ना। तो हम यहाँ पे क्या, पूंजीवादी और समाजवाद दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, दोनों का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, और इन दोनों के डेवलपमेंट से हमारा पूरा समाज डेवलप होता है, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारा पूरा देश डेवलप होगा।
तो हम दोनों तरीके की प्रणाली लेके चलते हैं। अब देखिए, ये दोनों जो व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, अगर चलिए हमारी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम अपनी इकोनॉमी को समझ जाएंगे। बट मान लीजिए अगर हमको फॉरेन में हमको बिजनेस करना है दूसरी कंट्रीज में, तो हो सकता है कि दूसरी कंट्री जो है वो कंट्री या तो कैपिटलिस्ट यूज कर सकती है ना, या तो उसका उसका जो व्यवस्था होगा, उसकी जो इकोनॉमिक व्यवस्था होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चलती है। तो अगर हमको यूएसए के साथ बिजनेस करना है तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि ये मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती क्या चीज़ है, फीचर्स क्या होते हैं उसके, है ना, मतलब वो उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं वैसे इकोनॉमी में। अगर कोई और कंट्री है जिसमें सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी चलती है, समाजवादी प्रणाली चलती है, तो हमको उसके भी फीचर्स पता होने चाहिए फ्रॉम अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें अपना एग्जाम में निकालना है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था कि लेजर फेयर जो है, लेजर फेयर जो इकोनॉमी सिस्टम है, ये किस में यूज होता है, ये किस में अडॉप्ट किया जाता है, कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमको ये लेजर फेयर पता होना चाहिए कि होता क्या है, और फिर हमको पता होना चाहिए कि इन अर्थव्यवस्थाओं में कैसी प्रणाली होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको जानने के लिए हमको पूरी अर्थव्यवस्था को जानना होगा, है ना। देखिए अब वन बाय वन हम कर एक बार वन बाय वन हम क्या करते हैं, इन सारे अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के फीचर्स को देखेंगे, है ना, मतलब इनके क्या क्या गुण होते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। कैसे हम पता करेंगे कि कोई इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्टिक है या नहीं है, ठीक है। इसके फीचर्स हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है आपकी, प्राइवेट ओनरशिप होती है ना, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ ओनरशिप जो प्राइवेट ओनरशिप होती है सभी चीजों पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इन तीनों पे क्या है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, मतलब पूंजीवादियों का अधिकार होता है, स्वामित्व उनका होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब पे उनका स्वामित्व होता है। फिर दूसरी चीज आती है इसमें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जब ये पूंजीवादी जो अभी एक पूंजीवादी जो बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जो ये कैपिटलिस्ट हैं हमारे, है ना, ये पूंजीवादी हैं हमारी कंट्री के। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जब उस पूंजीवादी की, उसके बाद उसके ना रहने पे उसके बच्चों को वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं जाएगी, ना ही वो उस कंट्री के पब्लिक को मिलेगी। वो कहाँ चली जाएगी, कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उनकी, जितना भी बिजनेस है, वो सारा उनके बच्चों के हाथ में चला जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये जो ओनरशिप है, ये इनहेरिटेंस के बेसिस पे ट्रांसफर हो जाती है, वंशानुगत ये ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक। थर्ड फीचर आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होगा, ठीक, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। फोर्थ, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म, मूल्य निर्धारण जो होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये क्या होगा, बिल्कुल मार्केट बेसिस पे होगा। मतलब प्रोड्यूसर्स ये डिसाइड करेंगे कि उनको किस मूल्य पे वस्तु या सेवाओं को बेचना है, और कंज्यूमर्स डिसाइड करेंगे कि उनको किस मूल्य पे इसको खरीदना है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या है, दोनों डिसाइड करेंगे कि किस प्रोड्यूसर को किस मूल्य पे बेचना है और कंज्यूमर को किस मूल्य पे खरीदना है। ये बिल्कुल मार्केट फोर्स चलेगा, इससे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में कॉन्सेप्ट चलता है ना। ये क्या करेंगे, ये सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स, और कंज्यूमर क्या है, डिमांड करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे आपका पूरा मैकेनिज्म जो है ये चलता है। ये फोर्थ हो गया आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर फिफ्थ, फ्री टू चूज फ्री टू चूज ऑक्यूपेशन। यहाँ पे जो पूंजीपति हैं उनको किस चीज में व्यवसाय करना है, वो फ्री है इस चीज को चुनने के लिए। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो गवर्नमेंट है इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है। वो आपके किसी भी निर्णय में, किसी भी कार्य की प्रणाली में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा।
कोई उसका रूल रेगुलेशन आप पे नहीं चलेगा, ठीक है। नो कंट्रोल, नो रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, आप फ्री हैं, ठीक। सेवेंथ हम देखेंगे, सेवन क्या है आपका कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो गया, कंपटीशन हो गया, आप फ्री टू सेव एंड इन्वेस्ट है, फ्री टू सेव एंड इन्वेस्ट, आपको सेव करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जो करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप इसके लिए भी पूरे फ्री होते हैं। लास्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मोटिव। एनी हाउ इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि आपका उद्देश्य क्या होता है कि कैसे भी हमारा जो है लाभ बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए कंपटीशन, किसी भी हद तक कंपटीशन होती है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आपका फीचर है। ये जो सात आठ बताए हैं ना, ये सारे फीचर्स हैं आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आपके ये फीचर्स हैं, गुण हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लेजर फेयर कहाँ पे अडॉप्ट होता है, कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें ये अडॉप्ट होगा। तो अब अगर आपको इसके फीचर्स पता है ना, तो आप इसका आंसर लगा देते हैं। लेजर फेयर का मतलब क्या होता है, लगाम को ढीला छोड़ देना, इसी को हम बोलते हैं फ्री रेन, फ्री रेन सिस्टम, है ना। मतलब हमने क्या है, जो लगाम होती है, घोड़े की लगाम होती है ना, रेन उसको बोलते हैं, तो हमने क्या है, लगाम को हमने छोड़ दिया है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई कंट्रोल, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लेजर फेयर बोलते हैं। तो ये लेजर फेयर कहाँ पे अडॉप्ट होगा, इन तीनों में से ये आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लगेगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, तो आपको सभी के फीचर्स पता होना चाहिए, सिर्फ एक लाइन में इसका मीनिंग जान लेना कि हाँ ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, हमारा इससे काम नहीं चलेगा, हमको इसके फीचर्स सारे पता होने चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम सोशलिस्ट पे। अब देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये क्या है, ये इसको सेंट्रली प्लान किया जाता है। अब सेंट्रली प्लान करने का मतलब, इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। फीचर्स क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सरकार का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल से, ठीक, रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगी, कंट्रोल करेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी, अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी फॉर प्लानिंग। समाज में जितने भी, वहां पे हमने देखा कि प्राइवेट ओनरशिप थी, यहाँ पे गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी जो कि जनता के लिए पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाएगी, है ना, प्लानिंग करेगी, यहाँ पे सरकार प्लानिंग करेगी कि हमको कैसे अपने रिसोर्सेज को बांटना है, कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारा काम जो है गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे प्राइजेस भी रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है यहाँ। यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन होता है, मतलब आप कोई भी व्यवसाय अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसमें भी गवर्नमेंट कंट्रोलिंग करेगी, ठीक है, वो बताएगी कि आपको कौन सा आप बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ वेजेस, वेजेस एंड प्राइजेस का फिक्सेशन करेगी, दोनों चीजों को फिक्स करेगी गवर्नमेंट, फिक्सेशन ऑफ प्राइस एंड वेजेस दोनों गवर्नमेंट करेगी। फिर यहाँ पे आपका इक्वालिटी होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको, मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है, सबके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी आपका। अबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, अबॉलिशन, अबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मतलब यहाँ पे जो मजदूर हैं उनका दोहन नहीं होगा। कहने का पूरा पूरा मतलब क्या है, ये जो 6-7 फीचर्स बताए हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली आपको बातें क्या क्या है कि सेंट्रली प्लान होता है, गवर्नमेंट इसको प्लान करती है, गवर्नमेंट ओन्स द कंट्रोल ऑन ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज है, वहां पे हमने देखा प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, ठीक है। और सेंटर क्या है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनती है, यहाँ पे सारे डिसीजंस लेने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाती है, ओके। ये सारे फीचर्स हैं आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के। अब लास्ट इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है आपका फीचर्स, को एग्जिस्टेंस होता है आपका, को
एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसेस, ठीक है, दोनों का को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ रहती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में बीएसएनएल भी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बीएसएनएल भी है जो कि एक पब्लिक सेक्टर है, और हमारे पास जियो भी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी, ठीक। तो दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपका इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, कहीं कहीं पे जहां जरूरी है वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो लैंड, जो रिसोर्सेज हैं उसका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो लैंड हो। देखिए, प्रॉपर्टी राइट हमारे कंट्री में पहले हुआ करती थी, है ना, जिसको हटा दिया गया। इसको हटाया क्यों गया, प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था हमारा, उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया, सो दैट कि जो जो समाज में जो और लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी कुछ प्रॉपर्टी मिले, ठीक है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है, बट इसको हटाया गया है सो दैट कि इक्वली जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन है हमारी कंट्री में, उन सबको क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, तो इसके ये सब फीचर हैं। फिर आपका क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है। कुछ कुछ जो चीजें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हम क्या करते हैं, कुछ जो एरियाज हैं उसको रिजर्व कर देते हैं गवर्नमेंट के लिए, है ना। जैसे कि हमारा रेलवेज है, रिजर्व है। अब तो थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ है, बट रेलवेज क्या था हमारा, ये रिजर्व था गवर्नमेंट के लिए, ठीक ना। कुछ कुछ ऑयल के एरियाज, एक्सप्लोजन वाली जो चीजें होती हैं, है ना, फायर रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो सारा क्या है, हमारा रिजर्व है। बहुत सारे एरियाज क्या है, रिजर्व हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, एलपीजी वगैरह यूज किया गया तो थोड़ा कंट्रोल छोड़ा गया, है ना, वरना बहुत सारी चीजें क्या थी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो यहाँ पे हम क्लासिफाई कर देते हैं कि कुछ चीजों को हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखेंगे और बाकी चीजों में प्राइवेट सेक्टर डील कर सकता है। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि इट इज अ बेस्ट, क्योंकि ये कंबाइन करता है किसको, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को साथ साथ लेके चलता है। सो दैट ये मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो वही बात कि हम कैपिटलिस्ट को भी साथ में लेके चलेंगे और सोशलिज्म को भी साथ में लेके चलेंगे। ओके, ये आपके तीन जो थे, ये किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी का इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम, कैसी प्रणाली वहां पे चल रही है। अगर हमको प्रणाली पता होगी तो हमारा बिजनेस करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये आपके तीन आपके सिस्टम थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं। जैसे हमारी जीडीपी क्या है, हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, ठीक है, जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या होती है, हमें ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए। हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन तो नहीं चल रहा, डिफ्लेशन तो नहीं चल रहा, स्टैगफ्लेशन तो नहीं चल रहा, हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी का एक फैक्टर जो है इन्फ्लेशन, आज हम इसको डील करेंगे और फिर आगे बाकी सारी चीज़ें जो है पॉलिसीज एंड प्लानिंग और बाकी जो कंडीशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सबसे फर्स्ट आज हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है। इन्फ्लेशन अगर सीधे सीधे टर्म्स में कहा जाए तो ये क्या है, महंगाई, ठीक ना। आपकी कंट्री में कितनी महंगाई चल रही है, किस वजह से चल रही है, ये सारी चीज़ें हम इन्फ्लेशन के अंदर स्टडी करते हैं। देखिए, अब इन्फ्लेशन को पहचानने के तरीके क्या क्या हैं। कब हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, जब हमारे यहाँ पे मनी की, ऐसे नॉर्मल टर्म्स में तो हम सब सुनते ही रहते हैं, बट थोड़ा टेक्निकल जाके देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। अगर मनी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, डिक्रीज हो जाए। मतलब जो 5 रुपए कल की डेट पे थे और आज की डेट पे हैं, क्या उसके किसी वस्तु को खरीदने की ताकत उतनी ही है। अगर 5 रुपए में कल हमें 5 टॉफीज मिलती थी तो क्या आज भी हमें 5 मिल रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इन्फ्लेशन अगर आपकी कंट्री में होगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जहां हमें कल 5 रुपए में 5 टॉफीज मिल रही थी, हो सकता है आज हमें 2 मिले। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसा था, 5 रुपया जो था, इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब ये उतने में ही कम खरीद पाता है, ठीक। तो परचेजिंग पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड क्या होता है, डिमांड, डिमांड पे क्या असर पड़ेगा,
डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सप्लाई का क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ी होगी, सप्लाई कम हो गया होगा इसलिए बढ़ी होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपका, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपको बताते हैं कि कंट्री में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन्फ्लेशन को पता करने के ये सारे आपके तरीके हैं। ओके, अब देखिए इन्फ्लेशन हमारा होते बहुत तरीके के हैं। ठीक है, वो वन बाय वन डील करेंगे। अभी आज हम दो तरीकों पे बस बात कर लेते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डिमांड पुल, और दूसरा क्या होता है आपका कॉस्ट पुश। डिमांड पुल कब होता है, जब मानिए कि आपकी इकोनॉमी में चीजों की डिमांड बढ़ जाए। ठीक, किसी भी कारण से, अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वन बाय वन हम डील करेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। डिमांड अगर आपकी बढ़ जाए तो क्या होता है, महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है किसी भी कारण से, वो कारण हम बाद में डील करेंगे, किसी भी कारण से लोगों के पास क्या है, बहुत सारा पैसा आ गया है। ठीक है, तो डिमांड क्या है, वो चीजों की डिमांड को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो आपका महंगाई वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना। दूसरा होता है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने का, वो इंक्रीज हो जाए किसी भी रीजन से। फॉर एग्जाम्पल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो आपको प्रोडक्शन में ऑयल लगता है, तो इस वजह से क्या है, जब आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर आपकी कंट्री में क्या होगा, महंगाई हो जाएगा। क्योंकि जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको किसी वस्तु को या सेवा को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग गया है। अब कॉस्ट लगेगा तो प्राइस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो गया मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक और फैक्टर लिख लीजिए कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। तो अगर प्राइस इंक्रीज इंक्रीज हो गया है तो मतलब मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन आ गया है। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आज हमने क्या क्या देखा कि तीन टाइप के हमने सिस्टम देखे, उनके फीचर्स देखे, और हमने देखा इकोनॉमिक कंडीशन का एक कंडीशन हमने देखी कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा रहता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। ओके, और जाते जाते फिर से एक बार जानकारी कि जिनको भी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लेने हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको थॉरो प्रिपरेशन करनी है वो जाके कोर्स परचेज कर लेंगे। अभी आपका 10% का डिस्काउंट चल रहा है, कोड आप यूज करेंगे DEC24। ठीक है, ये आपका कोड है 10% के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ नाइस